कैलकुलेशंस होती हैं, तो सिंपल आपने हर जगह एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड लेना है rather than एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, राइट। पार्ट बी का सोल्यूशन देख लीजिए, क्या सबका यही आंसर आ रहा है? आपके सामने मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप फॉर्मूलाज लिखें बताते खुद 5 दफा एटलीस्ट, 2 दफा आप चीटिंग कर सकते हैं, 3 दफा आप कोशिश करें कि अपनी मेमोरी से खुद लिखें। हो गया ये मैं आपको हर वेरिएंस के केस में कहूंगी, और एंड में भी आपको मैं ये कहूंगी कि आप जितने भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं आप सारे 1 बाय 1 लिखें, और इस तरीके से लिखें कि कोशिश ये करें कि आउट ऑफ योर ओन मेमोरी लिखे जाए, ठीक है। तो वेरिएंसेस थोड़ा बहुत तो अब आपको लॉजिक भी थोड़ी बहुत समझ में आ गई है, पर्पस उनका ऑब्जेक्टिव क्या था मटेरियल वेरिएंसेस का, उसके थ्रू, राइट। और कुछ जो है वो अपनी बात थोड़ी सी याद अपनी मेमोरी के ऊपर भी फोकस करेंगे जी। क्लास वर्क नंबर 3 पैक हैंडबुक का ये भी मैंने आपको कहा था सॉल्व करने को, हो गया क्लास वर्क नंबर 3 पैक हैंडबुक जी। क्लास वर्क 3 में क्या कह रहे हैं आप, एक सेकेंड, के नीचे 2 की पॉइंट्स लिखे हैं, तो की पॉइंट्स के ऊपर अभी हम फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, उनके ऊपर अभी हम आते हैं उनको हम एंड में जरा देखेंगे। जरा क्लास वर्क नंबर 3 पर आ जाते हैं, किधर गया, ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, क्लास वर्क नंबर 3 में कोई मसला नहीं है पेरेंट्स, है ना। ये जो चीज मैंने आपको, ये जो चीज लिखवाई भी है ना, ये मैं आपको फॉर्मूलाज के थ्रू लिखवा चुकी हूँ, तो इसलिए इसको इसमें ना जाए। मैं आपको फॉर्मूलाज में जो मैंने काम किया ना, जो मैंने केस सिनेरियो बना के आपको लिखवाया है, वो बेसिकली यही बात हो रही है, ठीक है। तो इससे और उल्टा कंफ्यूज ना हो। चले जी, जरा हम मटेरियल वेरिएंसेस से रिलेटेड अब एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको जरा हमने देखना है, उसके बाद हम इंशाल्लाह लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस पर आएंगे। इसको जरा रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये। स्टार लॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 11 मीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम पाइप एट ₹0.8 पर मीटर, यानी कि ये तो हो गया स्टैंडर्ड, है ना, कि एक प्रोडक्ट के लिए 12 मीटर ऑफ एल्यूमिनियम पाइप इस्तेमाल होगा और ₹0.8 पर मीटर उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, एज अ स्टैंडर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स टाइप ए लॉन्चर। ड्यूरिंग 1 मंथ ऑपरेशंस 87,300 meters of pipe were purchased at 0.78 per meter and 7,200 chairs were produced। अब हमने क्या करना है, अब हमने 7,200 chairs को मद्देनजर रखते हुए ये बात देखनी है कि मटेरियल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी टू मैन्युफैक्चर 7,200 chairs और कितनी मटेरियल कॉस्ट आई एक्चुअली, ठीक है। वी विल बी डूइंग द फॉलोइंग टू इलस्ट्रेट ए कंप्यूट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस विदाउट चीटिंग। जल्दी से मुझे तीनों मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करके बताएं। 5 मिनट्स में दे रही हूँ क्योंकि 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। पहला सवाल तो ये होता है कि जितना मटेरियल हम खरीद रहे हैं उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि क्या कोई क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री वाला सिनेरियो है? अपेरेंटली नहीं, है ना। उसने हमें ये नहीं बताया कि हमने इतने परचेज किया और उसमें से इतने कंज्यूम किए, तो हम अज्यूम नहीं करें कि जितने परचेज करें सारा का सारा कंज्यूम करें, तो बिल्कुल सिंपल वाला सिनेरियो है ना। तो उसमें आपने हर जगह क्या लेना है, एक्चुअल क्वांटिटी, यही वाली लेनी है 87,300, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि हम क्वांटिटी एक्चुअल फॉर्मूला के अंदर क्या इस्तेमाल करें। चले जी, 5 मिनट्स दे रही हूँ, 9:42 हो रहे, 9:47 पे पेंस डाउन। मैं खुद ही आप लोगों से कंप्यूट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो फॉर्मूला, चीटिंग किए बगैर अपनी मेमोरी से और थोड़ा बहुत लॉजिक के थ्रू सॉल्व करें जल्दी से। हाँ जी, शाहरुख साहब आ गए क्लास में, हाँ जी आ चुके।
जी जनाब डन. All material variances are done. Material cost variance, material price variance and material usage variance. जी हसनैन वालेकुम अस्सलाम. मैंने एक छोटा सा काम करने को दिया हुआ था एग्जाम्पल का पार्ट ए सॉल्व करना. ठीक है, लेट्स चेक. आप लोगों के आंसर्स ठीक है, जल्दी से चेक कर लीजिए. ये है पेज नंबर 287 क्लास वर्क 3 के नीचे. चले जी चेक कर लीजिए. टोटल मटेरियल वेरिएंस यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए 1026 फेवरेबल. मटेरियल प्राइस वेरिएंस आना चाहिए 1746 फेवरेबल और मटेरियल क्वांटिटी या मटेरियल यूजेज वेरिएंस आना चाहिए आपके पास 720 एडवर्स. क्लियर हो गई बात. इन दोनों को जब नेट ऑफ करते हैं तो 1026 फेवरेबल ही आना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग. ठीक है, चलेंगे, हो गया आपका. आगे चलते हैं. चलें, अगला पार्ट वो क्या कह रहा है. assuming the company purchased 1 lakh meters of pipe and used 87,300 meters, compute all material variances, method of inventory measurement, standard cost. हाँ जी, पार्ट बी में क्या हो गया, सिनेरियो नंबर 2 है ना. सिनेरियो नंबर 2 आ गया कि आपके जो परचेजेस हैं वो आप जितने परचेज करें उतना कंज्यूम नहीं करें, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग रॉ मटेरियल अराइज हो रहा है. ओपनिंग अपेरेंटली कोई नहीं है ना. ओपनिंग हो भी सकता था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, हमें पता है कि क्या करना है उसका, है ना. ओपनिंग रॉ मटेरियल हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है. चले जी, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है. अब ये करें जल्दी से, दोबारा से मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ और इसके अंदर आपने क्या अज्यूम करना है, मेथड ऑफ इन्वेंटरी मेजरमेंट स्टैंडर्ड कॉस्ट. अच्छा जी, बिफोर आई फॉरगेट, जरा अपने पास एक बात नोट कर लीजिए. ठीक है, अब जैसा इस सवाल में तो लिखा हुआ है ना कि यू हैव टू अज्यूम कि भाई इन्वेंटरी इज मेजर्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करेंगे जी इन्वेंटरी इज मेजर्ड एट एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है, अगर कुछ मेंशन हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वी हैव टू गो फॉर दैट. चलें, पार्ट बी सॉल्व करें जल्दी से. पार्ट डी सॉल्व कीजिए. अज्यूमिंग दैट द मेथड ऑफ इन्वेंटरी मेजरमेंट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. हाँ जी डन.
जी जनाब, क्या पोजीशन है, हो गया? ठीक है, कर लें जल्दी से। चले जनाब, लेट्स चेक। जी क्या सिर्फ अब्दुल्ला और मुनीबा ही कर रहे हैं? व्हाट अबाउट द रेस्ट? हसनैन, अच्छा जी, समरा भी डन, सना ने भी डन कर दिया, बाकी साहब, अहमद ने भी डन कर दिया, मोहसिन, हाँ जी, अनस, हसन, आसिफ, मिनाहिल, बिलाल, शाहरुख, उस्मान, शाहजेब, सुंदर, उजैर, हाँ जी, कर रहे हैं सब सॉल्व। मैं अभी आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद रखने में मसला हो रहा है तो चले, थोड़ी सी मैं आपको चीटिंग की गुंजाइश दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये बार बार फॉर्मूलाज को देखने वाली चीज अब खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपको अभी भी फॉर्मूलाज इसके याद नहीं हुए हैं तो आज फिर वो एक्टिविटी कीजिएगा। आज जो मैं दूंगी वो तो लेबर कॉस्ट की दूंगी इंशाल्लाह, लेकिन आपने फिर मटेरियल के साथ भी यही करना है कि जब तक आपको याद नहीं हो जाते आप उनको फॉर्मूलाज को लिखते रहें, लिखें बस सिर्फ, मतलब प्रॉपर हेडिंग्स बना के, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखवाया है लेक्चर के अंदर, लेक्चर नोट्स में, कि आपने देखा कि केस 1 क्या है, सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 करके आप उसको लिखें, उससे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलें जनाब, अब जरा ये देख लेते हैं, ये देखें जरा आपके पास क्या आंसर आना चाहिए पार्ट बी का। अज्यूमिंग के इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट 1280 फेवरेबल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस होना चाहिए 2000 फेवरेबल, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस होना चाहिए आपके पास एडवर्स, है ना? कितना है आपके पास? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आपका 720 एडवर्स होना चाहिए, यही है 720 एडवर्स, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट ऐसा नहीं किया हुआ। हाँ, मटेरियल यूजेज वेरिएंस ऑब्वियसली वो कह रहा है कि जी सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला अगर आप नोट करो तो वो सेम होगा 720, पार्ट ए में भी जो है वो आपका यही था, राइट, एडवर्स ही था। चले जी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो इसने पार्ट सी जो बात की है, प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर्स अज्यूमिंग बेस्ड ऑन डेटा एज अमेंडेड बाय पार्ट बी, ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा एज अमेंडेड बाय पार्ट डी, यानी कि पार्ट डी वाले सिनेरियो को अज्यूम करके कि हमने परचेजेस किए हैं 1 लाख मीटर्स की और 87,300 मीटर्स के हमने कंजम्पशन की है, ठीक है। तो आपने रेलेवेंट लेजर्स बनाने हैं। सवाल ये उठता है, आगे जाके भी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएंसेस होते हैं उनका अल्टीमेटली होता क्या है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल वेरिएंसेस, है ना, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि रॉ मटेरियल अकाउंट से इसका ताल्लुक है ना। जरा देखते हैं क्या पोजीशन है। वो ये कह रहा है, अज्यूमिंग पार्ट 1 है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, एंड नंबर 2 इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। आप ये बात अपने पास जरा नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है। एक और नोट आ गया, इफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, डन। बस इसमें मेन पॉइंट ये है, ठीक है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस की रिकॉर्डिंग कब करनी है, अगर तो वो आप रिकॉर्डिंग करते हो, उसकी जर्नल एंट्री पास करते हो एट द टाइम ऑफ परचेज, जैसे ही परचेज की इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, उसी टाइम उसको उसकी जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है उसको भी अगर रिकॉर्ड कर दिया तो अल्टीमेटली आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है इट विल बी रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। और अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस, इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। तो जरा इसको देख लेते हैं क्या मतलब हुआ इसका। मैं इधर से ही सोल्यूशन आपको दिखा रही हूँ ताकि हमें ज्यादा इसमें टाइम ना लगाना पड़े, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज। काम करती हूँ मैं, इसका बनवा देती हूँ, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सारा एग्जांपल सोल्यूशन मतलब उसमें गिवन है नीचे आपके, मैं सिर्फ आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अ रॉ मटेरियल, है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे, अपना रॉ मटेरियल अकाउंट बनाएंगे जी, मटेरियल मटेरियल अकाउंट आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक दो और कॉलम्स डाल रही हूँ, ठीक है, दो कॉलम्स और डाल रही हूँ। ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी रेट, ठीक है,
रेट और तो चले जी, अब जरा उसको समझाने के लिए ऑब्वियसली बात है। अब हम लोगों ने सबसे पहला हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है कि आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है जिस टाइम पे आप परचेज करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका होगा क्या कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपकी रिकॉर्ड होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट के पर। इसको आप याद ही कर लें, एक किस्म का रूल ही है ये, ठीक है। अच्छा जी, तो वो क्या रहा है, ओपनिंग रॉ मटेरियल तो हमारे पास कोई है नहीं, होता तो हम डेबिट साइड पे बता देते हैं ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल बता देते हैं, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, टोटल क्या है, ठीक है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। और रेट हम उसमें क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड करते हैं टाइम ऑफ परचेज। तो क्वांटिटी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों किस पर रिकॉर्ड होनी है उस केस में, स्टैंडर्ड रेट के ऊपर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर। अब हमने क्या किया, ड्यूरिंग द मंथ हमने की परचेजेस, है ना, हमने कितनी परचेजेस की हैं उसने आपको कहा कि जी आपने पार्ट बी का आपने डेटा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपने परचेजेस कितनी की हैं, तो आपकी डबल एंट्री क्या पास हुई, मटेरियल अकाउंट डेबिट और पेबल क्रेडिट, है ना। 1 लाख यूनिट्स आपने खरीदे, 1 लाख मीटर्स आपने खरीदे पाइप के, ठीक है। और आपको कितना, आपने पहली बात ये कि इस परचेज को किस पे रिकॉर्ड करना है, परचेज को तो आपने एक्चुअल पे रिकॉर्ड करना है ना। आपने रिकॉर्डिंग तो एक्चुअल पे ही करनी है, इसीलिए तो फिर वेरिएंस राइज होगा, यस और नो, है ना। आपने बेसिकली आपको प्राइस क्या पढ़नी चाहिए थी और आपको प्राइस क्या पड़ी, इसका बेसिकली डिफरेंस है ना। तो ₹0.78 पर आपने हर हाल में परचेज को एक्चुअली रिकॉर्ड इसी पे करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ₹0.78 पर मीटर के हिसाब से मैंने अपनी पेबल को रिकॉर्ड कर दिया। फिर मैंने कहा कि भाई देखो इसी में तो वेरिएंस आया है ना, और कितने का वेरिएंस आया है तो आप उसको जल्दी से मुझे बता दें कितना वेरिएंस आ रहा है। अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस को रिकॉर्ड करूंगी एट द टाइम ऑफ परचेज, तो मैंने क्या देखना है कि ये जो 1 लाख यूनिट्स मैंने खरीदे हैं इनको कितने पर रिकॉर्ड करना चाहिए था, 0.8 पे, है ना। मैंने इनको कितने पर रिकॉर्ड किया, 0.78 पर। तो मुझे बताइए क्या है यहाँ पे, फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है या एडवर्स आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है, वेरी गुड। अब फेवरेबल आ रहा है तो सवाल ही उठता है कि मेरी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, फेवरेबल वेरिएंस में मेरी जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, मेरा मटेरियल अकाउंट डेबिट होगा और मेरा मटेरियल वेरिएंस अकाउंट क्रेडिट होगा। दिस इज समथिंग ऑफ अ क्रेडिट नेचर, है ना। फेवरेबल है उसको आपने इस तरीके से लेना है कि भाई ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके अल्टीमेटली एज एन इनकम जाएगा, ठीक है, मटेरियल वेरिएंस अकाउंट, ठीक है। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या पास हो रही है, ये इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज भी हम देख लेंगे बाद में, सारी आपको क्लियर हो जाएगी, नो वरीज अबाउट इट। तो मटेरियल वेरिएंस अकाउंट की में के अंदर क्या सिनेरियो होगा, आपका रॉ मटेरियल अकाउंट हो रहा है डेबिट और आपका क्रेडिट हो रहा है मटेरियल वेरिएंस अकाउंट। क्रेडिट होना एटलीस्ट समझ में आ रहा है, ये क्रेडिट नेचर का आइटम है ना, 2000 का फेवरेबल वेरिएंस है, आप इसको ट्रीट करें एज एन इनकम, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंस अकाउंट में क्रेडिट हो गया क्या, ये 2000 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस, इज दैट क्लियर, ठीक है जनाब। तो परचेज के टाइम पे हमने क्या कहा कि 1 लाख यूनिट्स को खरीदना चाहिए था हमें, स्टैंडर्ड उसका रेट बनता है 0.8, हमने खरीदा कितना, 0.78, ठीक है, 0.78। तो ये फेवरेबल वेरिएंस है और फेवरेबल वेरिएंस का नेचर क्रेडिट होता है, तो मटेरियल वेरिएंस अकाउंट में ये क्रेडिट जाना चाहिए, ठीक है, ताकि अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये क्रेडिट है, ठीक है। कैसे जाएगा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है जनाब। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर आप मटेरियल अकाउंट को कंप्लीट कर लें, परचेज हो गया, परचेज के टाइम पे आपने प्राइस वेरिएंस भी डाल दिया। अब हम आते हैं किसके ऊपर, हमें ये बताया जा रहा है कि आपने 87,300 मीटर्स का इशू भी किया पाइप, है ना। आपने 87,300 मीटर्स का पाइप इशू किया, तो जरा हम इसको डबल एंट्री क्या पास होगी, हाँ जी जर्नल एंट्री क्या पास होगी इसकी, 87,300 से मटेरियल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, है ना। हमने इसको प्रोडक्शन में डाला तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, WIP अकाउंट के उससे आपने मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है 87,300 मीटर्स। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, हम इशू करते हुए रेट क्या यूज करें, स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल करें या एक्चुअल रेट इस्तेमाल करें, स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे, है ना। स्टैंडर्ड हमने इसीलिए तो रखा है, हमने स्टैंडर्ड इसीलिए तो रखा है, हम इश्यूज करते हुए इशू हमेशा किस पे करेंगे, हमेशा हमने इशू करना है स्टैंडर्ड रेट पे, जो हमने फिक्स किया हुआ था पहले से, जो हमारा प्री डिटरमिन्ड था। इसीलिए तो हमारे वेरिएंसेस अराइज हो रहे हैं, है ना, ठीक है जनाब। इश्यूज हमने करने हैं स्टैंडर्ड पे, मोहम्मद शाहरुख यही पॉइंट है। मैंने कहाँ लिखवाया, कहाँ लिखवाया मैंने किधर लिखवाया कि इश्यूज जो है वो स्टैंडर्ड पे करने हैं या एक्चुअल पे करने हैं, ये बात तो मैंने कहीं लिखवाई नहीं। मैंने तो यहाँ पे लिखवाया कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर रिकॉर्डेड है, हाँ इसमें मुझे बताया कहीं तो मैंने ये लिखा है कि इश्यूज किस पे रिकॉर्ड होंगे, ये मैंने क्या लिखा है, इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट, इन्वेंट्री विल बी रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री से क्या मुराद है, क्लोजिंग स्टॉक बेटा, अभी तो हम इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहा है, वो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री तो वो है जो पीछे रह गई, उसकी हम बात करेंगे, वो रिकॉर्डिंग अल्टीमेटली स्टैंडर्ड कॉस्ट पे हो रही है या एक्चुअल कॉस्ट पे हो रही है। इश्यूज आपके हमेशा होंगे किसके ऊपर, स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। मुझे बात बताएं कि स्टैंडर्ड रेट बनाने का फायदा क्या है, आपने जितने भी इश्यूज वगैरह दिखाने हैं बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं होता, है ना। आप क्या करते हो, प्रोडक्शन के टाइम पे एक यूनिट को वैल्यू करते हो किसको इस्तेमाल करके, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को इस्तेमाल करके, और फिर बजटेड सॉरी अप्लाइड और एक्चुअल एफओएस के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको आप बाद में जाके एडजस्ट करते हो, क्लियर है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने अपने इश्यूज को, आपने 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली 1 यूनिट, एक यूनिट को आपने वैल्यू करना है फॉर द टाइम बीइंग, इश्यूज करते हुए आपने करना है कि स्टैंडर्ड रेट के ऊपर वो इशू हुआ, ठीक है,
स्टैंडर्ड रेट क्यों लेना है फॉर्मूले में? अच्छा जी, चले गुड हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये इश्यूज किस पे आ गए, ये आप अपने पास साथ साथ आई होप अपने पास कहीं पे नोट भी करते जा रहे हैं, लेक्चर नोट्स लिखते हैं, तो आपने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के अंदर इश्यूज करते हुए दिखाने हैं स्टैंडर्ड रेट के ऊपर हमेशा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होता है, 87,300 जब आपका निकल गया तो पीछे बचा क्या, क्लोजिंग स्टॉक, है ना? क्लोजिंग स्टॉक यानी कि बैलेंस कैरी डाउन, यस और नो, सीडी आ जाएगा, ठीक है। कितना है, 12,700। अब मुझे जरा देखकर बताएं, ये 12, अब बैलेंसिंग फिगर है बेसिकली, अब है ना, अब आप जरा बैलेंसिंग फिगर ही निकाल लें तो वही आपका सारा काम हो जाएगा, सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना दे विल फॉल इनटू प्लेस। हाँ जी, अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो जरा मैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करती हूँ, मेरे पास सारी चीजें बाकी डल चुकी हैं, तो मैं एज अ बैलेंसिंग फिगर जरा देखती हूँ, 80,000 माइनस 69,840, मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 10,160। अब जब मैं इसका रेट निकालती हूँ तो देखिए मेरे पास किस पे वो वैल्यू हो रहा है, वो हो रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये इस रूल को फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। इफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पे आपने रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई कितना मेरा जो है वो 1 लाख यूनिट्स मैंने परचेज किए और 1 लाख यूनिट्स के ऊपर मेरा प्राइस वेरिएंस कितना बनता है, वो बनता है जी 2,000 रुपीज, तो मैंने उसको उस पर रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। चलें, तो आपके पास क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली इट इज रिकॉर्डेड, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके बता दिया। जरा मटेरियल वेरिएंस अकाउंट को क्लोज करते हैं। मटेरियल वेरिएंस अकाउंट किस कहाँ जाएगा, मटेरियल इसका वेरिएंस जो है वो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मटेरियल वेरिएंस अकाउंट जाएगा, तो आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो इनकम के एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, आपने बैलेंसिंग फिगर जो है वो यहाँ पे डाली डेबिट साइड पे, तो उसका क्या मतलब हुआ, मटेरियल वेरिएंस अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड एंड व्हाट इज बीइंग क्रेडिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट के सेंस में होता है, आपके इनकम के सेंस में होता है, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। हमारे पास जो सेकंड जो है वो क्या असम्पशन है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब आप मुझे खुद ये सोचकर बताएंगे, अब आपको मैं ये कह रही हूँ कि अब आपने रेलेवेंट लेजर्स दोबारा से प्रिपेयर करने, लेकिन आपने क्या अज्यूम करना है कि जी मटेरियल प्राइस वेरिएंस इशुएंस के टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री पास हो रही है इशुएंस के टाइम पे। तो पहली बात तो आई होप इस पे हम अग्रीड है कि हमने 1 लाख रुपीस जब खरीदना है तो कितने पे उसको रिकॉर्ड करना है, एक्चुअल पे, है ना, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी तो 0.78 रुपीस के हिसाब से हो रही है ना, हमें पे कितना करना है, 0.78 रुपी पर मीटर। चलें जी, परचेज आपने कर लिया, परचेज करने के बाद आप आराम से बैठ गए, आपने कोई वेरिएंस रिकॉर्ड नहीं किया, है ना। अब हम आते हैं किसके ऊपर, इशुएंस के ऊपर। चले जी, इशुएंस के टाइम पे क्या होगा, 87,300 मीटर्स आपने इशू किए, अब इधर प्रोडक्शन में इशुएंस को आपने कितने पर रिकॉर्ड करना है, स्टैंडर्ड के ऊपर 0.8 पे, है ना। चलें जी, तो 87,300 के ऊपर हमने स्टैंडर्ड जो रेट लगाया हुआ था वो था 0.8, तो हमने 87,300 यूनिट्स की जो कॉस्ट ली कि भाई कितनी उसकी कॉस्ट है, मटेरियल हमने इशू किया तो उसमें हमने स्टैंडर्ड रेट यूज किया। अब आप मुझे जरा सोचकर बताएं, मैं अगर आपको ये कहूं अब आपने वेरिएंस को रिकॉर्ड करना है, प्राइस वेरिएंस को, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आपने कहना है कि 87,300 इशुएंस के टाइम पे करना है ना, तो हम ये कहेंगे कि अब हम देखेंगे कि 87,300 मीटर्स का प्राइस वेरिएंस कितना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे जैसे हम इशू करते जाएंगे ना, उस टाइम पे हमने उस रेलेवेंट इन्वेंट्री का प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो जरा हम कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं ये कहूं कि 87,300 का क्या मेरे पास प्राइस वेरिएंस है, तो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ ना, अगर मैं शॉर्टकट लगाना चाहूँ, 87,300 यूनिट्स को परचेज करना चाहिए था 0.8 पे, लेकिन हमने कैलकुलेट किया, हमने परचेज किया 0.78 पे। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास बेसिकली क्या मेरा वेरिएंस बनता है, 0.02 रुपी पर मीटर का मेरे पास फेवरेबल वेरिएंस है। मैंने मुझे हर मीटर पे 0.02 रुपीस कम पड़े हैं, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 87,300 यूनिट्स जो मैं अभी इशू कर रही हूँ उनके ऊपर वेरिएंस मेरा कितना बन रहा है, 1746। अब मैंने फेवरेबल वेरिएंस रिकॉर्ड करना है, क्या जर्नल एंट्री पास होगी, वही वाली, ठीक है। 1746 से मेरा मटेरियल अकाउंट डेबिट होगा और मेरा मटेरियल वेरिएंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अब फिगर डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि अब मैं डिफरेंट टाइमिंग मेरी डिफरेंट है इशू करने की, है ना। तो मैंने यहाँ पे 1746 से मटेरियल अकाउंट डेबिट और मटेरियल वेरिएंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इज दैट क्लियर? और ये मैं काम कब कर रही हूँ, मैं इशुएंस के टाइम पे कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वांटिटी इशूड के पिक कर रही हूँ कि क्वांटिटी इशूड का मेरे पास क्या हिसाब किताब होगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरी बात अब गौर से सुनिए, आपको सारा लॉजिक इसका समझ में आ जाएगा। इस सिनेरियो में मैंने जब सिर्फ क्वांटिटी इशूड का वेरिएंस पिक किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक पे अभी वेरिएंस बुक नहीं हुआ, है ना। मेरा क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब है अभी भी मैंने काम स्टार्ट किससे किया, मैंने काम स्टार्ट एक्चुअल रेट से किया ना। मैंने जो रिकॉर्डिंग करनी शुरू किया अपने मटेरियल की, वो मैंने करनी शुरू किया किसके ऊपर, एक्चुअल रेट से मैंने काम स्टार्ट किया। 1 लाख यूनिट्स का जो मैंने काम शुरू किया ना, 1 लाख यूनिट्स के अंदर जो 87,300 यूनिट्स हैं उनका मैंने स्टैंडर्ड रेट है अब यूज करके मैंने उसको एक्चुअल उस पे भी ले आई, मतलब मैं वेरिएंस भी उसके ऊपर इंकॉर्पोरेट कर चुकी हूँ। अब जब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगी किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, है ना, तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ यूनिट्स में तो कोई फर्क नहीं आएगा, हम जो भी तरीका इस्तेमाल करें। अब जरा जब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, वो वैल्यू होगा एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर 69,840, ठीक है।
तो वो कितने पे, मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल रही हूँ, आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकालें तो आपके पास वही आंसर आएगा। तो कितने पे मेरा वैल्यू हो रहा है, 0.78 पे। मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली किस पे वैल्यू हो रहा है, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के दरमियान वेरियंस है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, उसकी अभी तक कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मैं सारा काम, मेरा काम स्टार्ट ही 1 लाख यूनिट्स का जो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया वो तो मैंने किया एक्चुअल रेट पर है, तो उसका मतलब है कि अभी तक मैंने उसके ऊपर स्टैंडर्ड जो रिकॉर्डिंग करनी थी स्टैंडर्ड रेट को इस्तेमाल करके वो मैंने अभी तक की नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होगा, मटेरियल वेरिएंस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या जाएगा, 1746 ही जाएगा। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है। तो ऊपर मैं आपको रूल्स भी लिखवा चुकी हूँ। अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ इशुएंस, तो होता क्या है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि अभी तक इशू नहीं हुआ हुआ है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वैल्यू हो जाता है किसके ऊपर, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। और अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पहली स्टेप पे बुक कर लेती हूँ, परचेज के स्टेप पे बुक कर लेती हूँ, तो अब मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी स्टैंडर्ड पे वैल्यू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें जल्दी से इसको देख लें। कोई चीज कॉपी करनी है, नोट करना है तो जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस इंशाल्लाह। क्या समझ नहीं आया? आपने हमेशा उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही लेना है हसनैन, और इसको समझें कि इसकी वही लॉजिक है जैसे आपको बताया जाता है ना कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए आपने फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल रेट नहीं लेना होता, अप्लाइड रेट लेना होता है ना। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस जब भी हम मटेरियल को इशू करेंगे तो आपने इशू करना है हमेशा स्टैंडर्ड रेट के ऊपर। मुनीबा इसमें क्या समझ में नहीं आया बच्चे? अच्छा, मटेरियल वेरिएंस में एग्जैक्टली क्या नहीं समझ आया ये मुझे बताओ ना। डिफरेंस क्यों लिया दोनों? हमने डिफरेंस तो कोई नहीं लिया, हमने दोनों अलग अलग सिनेरियोज हैं, उन दोनों सिनेरियोज को हमने अलग अलग सॉल्व किया। हमारा प्राइस वेरिएंस हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है ना। देखो प्राइस वेरिएंस हमारा क्या है, 0.02 रुपी पर मीटर, यस और नो? शाहरुख, एवरीथिंग मतलब मैंने तो खुद से कुछ नहीं वैल्यू किया, मैंने तो खुद से कुछ वैल्यू ही नहीं किया, सारा कुछ तो खुद ही हो गया। आप कह रहे हो कि पार्ट 1 में हमने क्लोजिंग इन स्टैंडर्ड पे वैल्यू किए हैं और एक्चुअल 2 पे एक्चुअल पे, तो वो तो मैं आपको कह रही हूँ वो तो खुद ही हो चुका है, वो तो खुद ही ऐसा ऐसा काम हुआ है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिनेरियो 2 के अंदर एक्चुअल पे रिकॉर्ड हो रहा है और सिनेरियो 1 में स्टैंडर्ड पे रिकॉर्ड हो रहा है। आपको बात पता है ना, दो केसेस अवेलेबल है। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी रॉ मटेरियल की आ रही है तो आपका दो सिनेरियोज हैं, एंटिटी की दो पॉलिसीज है। इसका मतलब है कि या तो वो क्लोजिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड पे वैल्यू करे या वो वैल्यू करे किसके ऊपर, एक्चुअल रेट के ऊपर। तो ये इन लाइन विद द पॉलिसीज है। अगर तो इसको हम दूसरे तरीके से भी ये कह सकते हैं, अगर तो जो है वो मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि वो वेरिएंस परचेज के टाइम पे रिकॉर्ड कर लेती है, तो होगा क्या कि उसकी इन्वेंट्री बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे वैल्यू होगी। और अगर वो वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड करता है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ रॉ मटेरियल, तो होगा क्या कि उसकी क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी फिर क्या होगी कि वो एक्चुअल पे वैल्यू करेगा। हमेशा नहीं, आप दूसरा अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। आप इस रूल को याद रखें। आपको फॉर एग्जांपल नहीं बताया हुआ, आपको मटेरियल वेरिएंस प्राइस वेरिएंस की कोई फिगर नहीं बताई और नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि भाई आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो आपको अब रूल पता है ना। अब आपको बता दिया गया है कि भाई इशुएंस के टाइम पे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो इसका मतलब ये कि अब हम अगर उल्टे तरीके से काम करेंगे तो हमें इस रूल के बारे में पता है, और वो रूल हमारे पास क्या है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो स्टैंडर्ड एक्चुअल पे वैल्यू होना है। तो आपने ये फिगर डाली और आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। रूल बेहतर है कि आपको याद रहे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ना। 1746 वाले में इधर देखिए, वन ये वाला जो सिनेरियो नंबर 2 है, सिनेरियो नंबर 2 में जो सिर्फ हमने मटेरियल इशू किया है हमने उसका वेरिएंस रिकॉर्ड किया है। क्यों? क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस। क्लियर हो गई बात मनीबा? तो जो सेकंड सिनेरियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपने रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ इशुएंस, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, तो हम कहेंगे कि ठीक है जनाब, 1 लाख में से जितना कंज्यूम हुआ है उसी पे सिर्फ वेरिएंस बुक करो। और वो कितना बुक किया? वो 1746 बुक किया। अगर तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बुक होना था एट द टाइम ऑफ परचेज, तो परचेज तो हमने 1 लाख यूनिट्स किए ना, अब उनमें से कंज्यूम कितना किया वो एक अलग कहानी है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो वो पूरा का पूरा वेरिएंस रिकॉर्ड होगा किसके ऊपर? 1 लाख यूनिट्स के ऊपर, है ना। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक भी स्टैंडर्ड पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस इशू कर रिकॉर्ड करते हैं टाइम ऑफ इशुएंस, तो होगा क्या? आपका इशू तो आपका स्टैंडर्ड पे हो रहा है लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो रहा है एक्चुअल पे। ठीक है, उसके ऊपर हमने वेरिएंस अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। आई होप दैट्स क्लियर। चलें जी आगे चलें। अब हम करते हैं जी, बाकी सबको भी समझ में आ गया? शाहरुख, अब्दुल्ला और मुनीबा ही मुझे ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट? क्लियर है सबको? हसनैन, मोहसिन, एमन, अनस, फैजान, हसन जावेद, आसिफ, मिनाहिल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद उस्मान, समरा, सना, शाहजेब, सुंदर, उजैर। खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है। आई होप कि परेशानी वाली बात ना हो। अगले इशुएंस के वक्त निकलेगा ना, जब वो अगले पीरियड में रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल इशू होगा, उसका वेरिएंस तब रिकॉर्ड होगा।
और वो तब स्टैंडर्ड पर आ जाएगा। ठीक है, चले जी। द रीजन फॉर कॉस्ट वेरिएंसेस एंड देयर इम्पैक्ट, मेरे हिसाब से ये जो पार्ट 5 में जो चार्ट बना हुआ है ना, ये आपका बाद में आना चाहिए था। या मैं आपको अभी दे दूंगी जो मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस के रीजन फॉर डिफरेंसेस है, वो हम इंशाल्लाह अभी देख लेंगे। जरा हम पहले देख लेते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, बड़ा सिंपल है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस पर आ जाते हैं जरा। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस देखिए, जब चैप्टर इंशाल्लाह हम क्लोज करेंगे ना, तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि अगर आप बैक के हैंडबुक के सारे की पॉइंट्स वगैरह देखो, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड देम ऑल। तो जरा पहले मेरे लेक्चर नोट्स के थ्रू चलते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज देख रहे होंगे कि कुछ चैप्टर्स के अंदर तो मैंने बिल्कुल पैक का हैंडबुक फॉलो किया है, और कुछ चैप्टर्स में मैं पैक का हैंडबुक इतना फॉलो नहीं करी, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर रही हूँ ना। तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट कि मुझे ये लग रहा है कि पैक के हैंडबुक में थोड़ा सा चीजें टेक्निकल करके लिखी हुई है। तो वट एवर द केसेस, आपने मेरे लेक्चर नोट्स ही फॉलो करने हैं ना। अगर पैक का हैंडबुक ना होता, पैक का हैंडबुक तो हमारे पास एक एडेड एक गाइडेंस है, वरना आपने FR1 इंट्रो वगैरह पढ़ी हुई है ना टीचर्स से, उनके पास तो सिर्फ क्या होता है, हमारे पास तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक होता है उसके अंदर, उसमें तो हमारे पास के लेक्चर नोट्स नहीं होते। तो उसमें हम अपने इंटायरली आपके टीचर्स के लेक्चर नोट्स होते हैं ना। ठीक है, तो यू फॉलो माई लेक्चर नोट्स एटलीस्ट, और उसमें हम देख ले, आपको पता है कि कौन से उसमें हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली पैक का हैंडबुक फॉलो किया और कौन से वाले में हमने डेविएट किया। वो मैं पहले भी बता देती हूँ कि भाई इस चैप्टर के लिए मैं पैक के हैंडबुक को इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि मेरे एटलीस्ट लेक्चर नोट्स के साथ वो इतना ज्यादा नहीं होगा कंप्लाइंट। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई हमने सारे जो प्रॉफिट के एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम ऑब्वियसली बात है हम कॉस्ट का पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट है हमारी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की कॉस्ट का, वो है लेबर कॉस्ट, है ना, डायरेक्ट लेबर। वी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट लेबर। अभी हमने डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा था, और अब हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर हम पढ़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में, FOH में, वो FOH में जाता है ना। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी अब हमारे पास कितने वेरिएंसेस हमने पढ़ने हैं, वो हैं एक्चुअली 4। ठीक है, लेकिन हम ऑब्वियसली बात है स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे। चलिए जी, तो पहले तो हमारे पास सिनेरियो ये है कि अगर जितने भी घंटे आप पेमेंट करते हैं, वो सारे के सारे जो है वो लेबर काम करता है, यानी कि कोई आइडल अगर टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सिनेरियो नंबर 1। पहले हम सॉल्व करने हैं। वेयर आवर्स पेड इज इक्वल टू आवर्स वर्क। क्या मतलब हुआ? नो आइडल टाइम। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि भाई कोई हमारे पास आइडल टाइम नहीं है, तो फिर हमारे वेरिएंसेस कैसे होंगे वो जरा हम देख लेते हैं। हमारे पास सबसे मेजर वेरिएंस कौन सा है? ऑब्वियसली बात है, जिस तरह मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, उस तरह लेबर कॉस्ट वेरिएंस है ना, टोटल। ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो पढ़ा ना, वो हमारे किस्म का सिमिलर है, उससे सिमिलर है। क्या है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, है ना, कि लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। याद रखिएगा, हम जितने भी ये वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड लेंगे फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ? एक्चुअल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, वो हमारा है स्टैंडर्ड आवर्स, SH। ठीक है, ये इसका डिफरेंस, ये होगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा किसके अगेंस्ट? एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? या तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, या फिर हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी अ टोटल ऑफ 2 वेरिएंसेस। अब लेबर के अंदर कहाँ कहाँ वेरिएंसेस आ जाते हैं? एक तो आ जाता है लेबर रेट वेरिएंस, है ना। आप ये कहो कि भाई जो हमारे हिसाब से हमने अपने लेबर को पे करना चाहिए था 80 रुपए फी घंटे के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली हमने उसको पे किया 85 रुपीज पर आवर के हिसाब से। तो एक तो हमारी कॉस्ट में जो रीजन फॉर वेरिएंस आएगा वो ये आएगा, है ना, कि उसका रेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, स्टैंडर्ड से डिफरेंट आ गया। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरा रीजन फॉर वेरिएंस क्या होगा टोटल लेबर कॉस्ट के अंदर? वो होगा एग्जैक्टली टाइम जो उन्होंने लगाया, है ना। हम ये कहेंगे कि हमने टोटल मैन्युफैक्चर किए हैं 5000 यूनिट्स, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। ठीक है, 5000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 10,000 घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन हमने लगाए कितने? हमारे लेबर ने लगाए कितने? 12,000 घंटे उन्हीं 5000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो कीपिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन इन माइंड, हमने कहना है कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए टाइम लगना कितना चाहिए था और हमने लगाया कितना। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, ये जो है कि भाई आपने कितना टाइम लगाया और कितना लगना चाहिए था, वो आपका होता है लेबर एफिशिएंसी, कि हमारा लेबर कितना एफिशिएंट या इनएफिशिएंट था। ठीक है जी, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस या तो आप इस तरह से निकालेंगे, या फिर आगे जो हम दो वेरिएंसेस के अब फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, अब आप मुझे जरा खुद ये जरा कंस्ट्रक्ट करके बताएंगे। हाँ जी, कीपिंग इन माइंड मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल में भी जब रेट वेरिएंस होता था, तो रेट तो हमने एक लेना स्टैंडर्ड, एक लेना एक्चुअल, है ना। हमने स्टैंडर्ड और एक्चुअल के दरमियान डिफरेंस लेना है। क्वांटिटी उसमें हम क्या लेते थे? स्टैंडर्ड लेते थे, एक्चुअल लेते थे? रेट वेरिएंस में एक्चुअल। यहाँ पे भी आपने क्या लेना है? एक्चुअल आवर्स लेने। बात समझ आ गई? याद रखना आसान हो जाएगा। वहां पे हम क्वांटिटी क्या लेते थे? एक्चुअल क्वांटिटी लेते थे मटेरियल की, है ना, क्वांटिटी कंज्यूम लेते थे या परचेज लेते थे, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, राइट। यहाँ पे हमने सिंपल सिनेरियो है, आवर्स पेड इज इक्वल टू आवर्स वर्क है, यहाँ पे आपने एक्चुअल आवर्स लेने, या तो आवर्स पेड लें या एक्चुअल आवर्स वर्क लें, दोनों सेम ही है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस क्या बनता है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज क्या है? एक्चुअल आवर्स, दैट्स इट। और वहां पे हमारे पास कॉमन चीज क्या थी? एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो लेबर रेट वेरिएंस भी याद रखना आसान हो गया। रेट के दरमियान डिफरेंस लेना है, तो दोनों रेट्स इस्तेमाल करेंगे, उन दोनों के जो डिफरेंस निकालना है, और फिक्स क्या रखना है? एक्चुअल आवर्स को फिक्स रखना है। चलिए अब तीसरी चीज आ जाती है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
हाँ जी, इसमें हमने क्या कहना है, इसमें हमने कहना है आवर्स वर्ड और एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स के दरमियान डिफरेंस है। उसमें हमने फिक्स क्या किया था, मटेरियल यूजेज के अंदर हमने फिक्स क्या किया था, स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे हम क्या फिक्स करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे भी हम क्या फिक्स करेंगे, स्टैंडर्ड लेबर रेट। इज दैट क्लियर? मटेरियल की यूजेज वेरिएंस में भी हमने स्टैंडर्ड जो है वो कॉस्ट को अपना फिक्स किया था। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। इज दैट क्लियर? इजी बिजी हो गया। कॉपी कर लें। चलें जी, कॉपी कर लीजिए इस फॉर्मूलाज को, फिर आगे चलते हैं। डन। चलें, एग्जाम्पल है, ये है पेज नंबर 290। ठीक है, इसका जरा पार्ट ए सॉल्व करें, सिर्फ पार्ट ए सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए क्या है, एग्जाम्पल पेज 290 पैक हैंडबुक। मैं अपनी कोई एग्जाम्पल नहीं लिखवा रही, इसमें हम पैक की हैंडबुक का एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल पेज 290 पैक हैंडबुक, और वो ये एग्जाम्पल है, इसका पार्ट ए सॉल्व कीजिए। कंप्यूट ऑल लेबर वेरिएंसेस, फॉर्मूलाज अपने सामने रखें और सारे लेबर वेरिएंसेस को कंप्यूट करें। चलें जी, डन। सना मुनीबा ने तो कर लिया, अब्दुल्ला ने भी कर लिया। व्हाट अबाउट द रेस्ट? मोहसिन, अब मैं जिससे कहूंगी वो अपना सोल्यूशन बताएंगे, एंड आई होप दे डोंट चीट। जी मोहम्मद बिलाल,
व्हाट इज द टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस? लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है? मोहम्मद बिलाल बताएंगे, मोहम्मद बिलाल बताएंगे और हसन जावेद बताएंगे। जी मोहम्मद बिलाल, टोटल लेबर जो कॉस्ट वेरिएंस है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इसको हम कहते हैं, वो क्या आ रहा है? फेवरेबल है, एडवर्स है, क्या सिनेरियो? और हसन जावेद आपका क्या आंसर है? मिनाहिल बताएंगी कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या आ रहा है उनका, और आसिफ साहब बताएंगे कि लेबर रेट वेरिएंस क्या है। जी बिलाल, आसिफ, हसन और मिनाहिल। आसिफ कह रहे हैं कि 2370 का एडवर्स वेरिएंस है इनका। ठीक है, हसन, बिलाल और मिनाहिल। आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, चलें जल्दी से सॉल्व करें फिर, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। अनस कह रहे हैं कि जी 11,004 जो है वो टोटल है। अनस बच्चे ये भी बता दें कि एडवर्स है या फेवरेबल है। अगर मैं इस तरह से पूछूं ना, फिर अगर मैंने टाइम दिया इस तरह से क्वेश्चन करने का और मैं आपसे पूछूं हाँ जी हो गया, तो जो लोग कर रहे होते हैं वो मुझे बता दिया करें कि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि मैं आगे ना चलूं। ठीक है, मैंने पूरी क्लास को साथ लेकर चलना है, मैंने 30 से 3-4 स्टूडेंट जो मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं उनको साथ लेकर नहीं चलना। ठीक है, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे बोल दिया करें मैम प्लीज वेट। ठीक है, वेट लिख दें तो मैं रुक जाया करूंगी। हाँ जी, सुंदर, उजैर, हो गया सॉल्व? जी बिलाल और मिनाहिल, हम वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, फॉर्मूलाज मैंने आप सबको लिखवा दिए हैं, सिर्फ आपने फॉर्मूलाज में चीजें डालनी है, लिखनी है। मिनाहिल कह रही है 135 एडवर्स है, फेवरेबल ये भी बताते जाएं। एफिशिएंसी आप बता रही हैं, और बिलाल आपको मैंने क्या बोला, रेट या एफिशिएंसी? हाँ जी, हसन जावेद आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आप ऑफलाइन है, सिर्फ सिर्फ मतलब लॉग इन किया हुआ है, तो फिर मैं हसन, मैं आपको यहाँ से डिसमिस ही कर दूं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर वो सिर्फ उन्होंने लॉग इन किया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्किंग देयर अटेंडेंस फॉर व्हाटएवर रीजन, आई डोंट नो व्हाई, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन क्लास, तो मेरे पास यहाँ पे डिसमिस का ऑप्शन आता है। तो मेरे ख्याल से तो मैं इसी को करूँ एक्सरसाइज। हाँ जी, तो हसन बेटा थोड़ा सा जवाब तो देना। नेट का इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है बेटा? जी तो हसन जरा बताएं, रिस्पॉन्ड करें, हाँ ना, ओके मैम मैं कर रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, सीट पे बैठे हुए भी हैं, नहीं है, लैपटॉप खोल के सिर्फ चले गए हैं, या क्या सीन है? ये सिर्फ एक चीज है जो ऑनलाइन जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा नहीं लगता है कि मुझे नजर नहीं आता कौन सा स्टूडेंट सो रहा है और कौन सा स्टूडेंट जाग रहा है। जब आप फिजिकल एक क्लास में मौजूद होते हैं ना, जब आप एक ले रहे होते हैं, तो आप लोगों को लगता है ना कि मोबाइल नीचे झुक के इस्तेमाल कर लेंगे, टीचर को पता नहीं चलेगा, कि ऐसे हरकतें है ना। रजिस्टर खोला हुआ है और उसके अंदर जी मोबाइल रखा हुआ है और प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी काम कर रहे हैं, नहीं किया ऐसा कभी? अच्छा, मैंने भी ऐसी हरकतें की हुई हैं, और उस टाइम पे मुझे भी लगता था कि बड़ी हमने बहुत ही कोई बड़ी जो है वो कारनामा सर अंजाम दे दिया, टीचर को पता ही नहीं चला, हम जो है वो बातें कर रहे थे, टीचर को पता ही नहीं चला, हम एक दूसरे के रजिस्टर में जो है वो नोट्स लिख रहे थे, है ना। लेकिन जो है वो, जी जनाब, टीचर्स कुछ नहीं कहते देख के, लेकिन उनको नजर सब आ रहा होता है। ये मैं आपको बता दूं, जब टीचर बनी हूँ और जब मैंने टीचिंग किया और जब मैं स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, मुझे एक एक बच्चे का नजर आता है कि वो क्या उसकी हरकतें हैं, वो किससे खुसर खुसर कर रहा है, किसकी आंखें ना वैसे तो खुली हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, कौन छत की तरफ देख रहा है ख्यालों में गुम, कौन जमीन पे देख रहा है। ठीक है, अच्छा जी, आपने मुझे देखा, वैसा मतलब हाइट भी काफी है, आपने मुझे कहाँ देखा हुआ है? तो ये जो है ना सारा टीचर्स को नजर आ रहा होता है, मैं ये आपको बता दूं बस। लेकिन अब आप थोड़े से बचे हुए हैं, ठीक है, आप थोड़े से बचे हुए हैं, और मुझे आप लोग का नजर नहीं आता कि कौन नाश्ता कर रहा है कौन। पहले तो है, मैं भी ये होता कि क्लास के दौरान जो है मेरे पास चाय पड़ी होती थी और नाश्ता भी पड़ा होता था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान मेरा यही पे लगा होता है। खैर वो तो एक चीज है ना, वो तो आपके पास एक एडेड बेनिफिट है, तो यू कैन एंजॉय ब्रेकफास्ट व्हाइल स्टडीइंग, बट हाँ कुछ कहते नहीं है। ठीक है कि चलो एंजॉय कर लो, और मैं एटलीस्ट इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि मैंने भी यही काम किया होता था तो मैं स्टूडेंट थी तो मैंने भी वाली हरकतें बहुत की है, डोंट वरी। चलिए ठीक है बिलाल, दैट्स ओके। अच्छा, मैंने एएफसी और कैफ की ओरिएंटेशन ली थी। अच्छा ना, मैंने एएफसी की ली हुई है, कैफ की तो आई डोंट रिमेम्बर। किस बारे में सुनाया? मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह। अच्छा, मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में वही हरकतें की हैं जो आप लोग करते हैं, तो मेरी भी एक जिंदगी है, अभी भी है, ठीक है लेकिन मैं आप लोगों से फिर जो टिप्स एंड एडवाइसेस शेयर करती हूँ ना, वो होती हैं जो कि मैंने लर्न किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
कुछ मैंने ऑब्वियसली बात है सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे तो नहीं होते ना, कुछ एक्सपीरियंसेस बुरे भी गुजरे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिनकी वजह से मुझे आगे थोड़ा बहुत सफर करना पड़ा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट से वो टिप्स शेयर करूँ ताकि उनके साथ वो ना हो। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ वो शेयर करते हैं जो उनके साथ उन्होंने गलतियां की हुई होती हैं, तो वो चाहते हैं कि हम फिर अपनी जवानी में वो गलतियां ना करें ताकि बुढ़ापे में जाके उनका इम्पैक्ट ना पड़े हमारे ऊपर, और हम उनकी बात सुनी अनसुनी कर देते हैं, है ना। इनको क्या पता, है ना, इनको क्या पता, ये लोग हमारे जमाने में थोड़ी जी रहे हैं, ये तो पुराने जमाने के लोग हैं, इनको क्या पता। ये जो चीज है ना, इनको क्या पता, ये बहुत ही बुरी चीज है। उनको सब पता है, उन्होंने वो सब चीजें जो है वो गो थ्रू की हुई हैं, सब चीजों से वो गुजरे हुए हैं। एंड वट एवर एडवाइसेस दे गिव अस, इट इज फॉर आवर ओन बेनिफिट। लेकिन हम सुनते ही नहीं है ना, हम तो कहते हैं कि हम अपनी गलतियां करेंगे। चलें जी, सोल्यूशन देखें। तो लेबर वेरिएंसेस पे जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ ये हिसाब किताब बन रहा है, चेक कर लीजिए। जो टोटल लेबर, सिर्फ पार्ट ए हमें देखना है, जो टोटल लेबर वेरिएंस है वो है आना चाहिए 102 एडवर्स, यही है 102 एडवर्स। फिर जो लेबर रेट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी इसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। एक्सपेंडिचर रेट एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है, वो है आपका 237 एडवर्स। और जो आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है वो है 135 फेवरेबल। तो हमें क्या नजर आ रहा है, जैसे ही हमें नजर आया कि एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है तो हम क्या कहेंगे, अच्छा इसका मतलब है हमने कम आवर्स लिए, है ना, हमारी लेबर ने जो आवर्स हैं वो कम लगाए स्टैंडर्ड से, इसका मतलब है कि हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी थी। क्लियर हो गई ना बात। लेकिन मसला क्या हुआ, हमारा जो लेबर रेट था ना वो हमारा स्टैंडर्ड से बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे हमने मार खाई है वो कहाँ पे खाई है, वो हमने लेबर रेट में मार खाई है। तो अब आपको आई होप वेरिएंसेस को इस्तेमाल करके सिचुएशन को समझने की भी आपको समझ आने शुरू हो गई है ना, कि अगर हम किसी भी हमारे सामने कोई भी वेरिएंस रख दिया जा रहा, हमें बता दिया जाए कि फेवरेबल है या एडवर्स है, तो हमें वेरिएंस का नाम देखते ही लेबर रेट वेरिएंस है तो हमें समझ आ जाएगी कि मसला क्या है, यहाँ पे चक्कर क्या है। तो जाहिर सी बात है, बीइंग द मैनेजमेंट हम फिर मतलब वी कैन टेक एडिक्वेट स्टेप्स, है ना। अगर रेट वेरिएंस ज्यादा है ना, अगर रेट वेरिएंस बहुत ज्यादा एडवर्स है तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अपनी लेबर यूनियन से जरा बात करते हैं कि वो अपना रेट कम करे ताकि हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली कम हो, है ना। अगर हमारी एफिशिएंसी वेरिएंस बहुत ज्यादा एडवर्स है तो हम ऐसे अपनी लेबर को ट्रेन करें, ऐसे टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करें जिसकी वजह से वो नंबर ऑफ आवर्स वो कम लगानी शुरू है ताकि हमारे लेबर कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड के क्लोज आना शुरू हो जाए। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है, बात समझ आ रही है सबको। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डिसीजन मेकिंग की तरफ अब हम थोड़े से वो हो रहे हैं ना, एडवांस हो रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सिलेबस ऑफ द कोर्स, हम वैसे ही हमारी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है सीमैक से रिलेटेड, वैसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड अब वो हमें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है ना। हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा जी मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअली होता क्या है, हमें करना क्या है, हमें डिसीजन मेकिंग हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना। जो सारा काम हम कर रहे हैं ईओक्यू में भी डिसीजन मेकिंग का, लर्निंग कर्व के अंदर भी अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल करेंगे, बजटिंग को भी हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, प्रोसेस कॉस्ट हो गया, अल्टीमेटली हमें अब ऐसा सारी चीजें हमें समझ में आ रही है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे और क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो पार्ट ए हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है जनाब। पार्ट ए को तो मैं आगे लिख रही हूँ, डन, ठीक है जनाब। फिर हम आगे आते हैं, अब हमारे पास एक और सिनेरियो भी क्या बनता है। अब हमें ये बात पता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी कैन से कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी आवर्स हम पे कर रहे हैं वो इक्वल हो आवर्स वर्क के, ठीक है। चलें, आवर्स पेड इज नॉट इक्वल टू आवर्स वर्क। क्या मतलब हुआ, आपके पास सिनेरियो क्या बन रहा है, आपके पास सिनेरियो ये बन रहा है कि आपका है आइडल टाइम, है ना। ये वाला सिनेरियो आपको समझ में आ गया ना, कि जितने घंटे आप काम कर रहे हैं, जितने घंटे आप पे कर रहे हैं ना, आप ज्यादा घंटों के लिए पे कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं 1000 घंटों के लिए और आप काम कर रहे हैं सिर्फ 900 घंटे। तो इसका मतलब है 100 घंटे जिसकी आप पेमेंट आपको करनी पड़ रही है वो किस वजह से, आइडल टाइम की वजह से। अच्छा, अब मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे हम आइडल टाइम कह रहे हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। इसमें लेबर का कोई जो है वो गलती नहीं है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो आइडल टाइम वो बैठा हुआ है, फारग बैठा हुआ है। लेबर की अपनी क्या सुस्ती है या तेजी है, वो तो लेबर एफिशिएंसी है, इज दैट क्लियर। वो तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में जो है वो हमारा टेस्ट हो जाता है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जब हम आइडल टाइम की बात करते हैं ना, तो आइडल टाइम में हम फैक्टर्स जो देखते हैं ना वो है कि आउट ऑफ द लेबर्स कंट्रोल, तो उसमें लेबर का कोई अमल दखल नहीं है। लेबर के पास रिसोर्सेज ही जब तक नहीं होंगे, मटीरियल आपने अभी खरीदा हुआ है वो अभी तक पहुंचा ही नहीं, तो लेबर काम क्या करेगा, है ना। स्ट्राइक हो गई है, हमारा बिजली जो है वो बंद हुई हुई है, हमारा गैस का मसला है, हमारे रिसोर्सेज ही पूरे नहीं हुए हुए, है ना, हमारे पास डिमांड ही नहीं है, तो वो प्रोडक्शन में क्या करेगा, है ना। जब हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं रिसीव हुआ हुआ तो वो फारग बैठा हुआ है ना। यही तो हमारे मुल्क का भी हालात है कि जब आपके पास सेल्स ही नहीं हो रही, जब आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं रिसीव हो रहे, तो आपका जो मजदूर तबका है वो बैठा हुआ है आराम से। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो वो फारग बैठा हुआ है। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं कि उन बेचारों को तो पैसे मिलते ही नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हमारे फुल टाइम लेबर होता है, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होता है जिसको हम कहते हैं कि बेचारा फारग बैठा हुआ है। और आधे से ज्यादा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ही लेते हैं कि जब काम होगा पैसे मिलेंगे, काम लेंगे, काम नहीं होगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और काम भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे तो हम ऑब्वियसली बात है डिफरेंट हम थ्योरेटिकल सिनेरियोस यहाँ पे पूरे प्रॉपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो फुल टाइम लेबर है और उसको हम पैसे देंगे ही देंगे, दैट्स व्हाई आइडल टाइम के भी हम उसको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, इज दैट क्लियर।
तो यहाँ पे आइडल टाइम हम कह रहे हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स है, लेबर की अपनी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी मेजर हो जाती है किसमें, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में। जल्दी से जरा नोट डाउन करें, जब हमारे पास आइडल टाइम होगा तो अब एक हमारे पास चीज बनती है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ 2.1 कह रही हूँ, ठीक है 2.1। अब इसके अंदर भी हमें फर्दर दो चीजें देखनी है, ठीक है। आइडल टाइम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, ये इंशाल्लाह भी आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। आइडल टाइम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मेरे पास दो चीजें, मैं अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करूं कि जिसमें ये आइडल टाइम की कॉस्ट ना मैंने ली हुई हो। बात समझ आ रही है कि मैं अगर आपको ये कह रही हूँ कि मेरा जो स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट है ना, वो है फॉर एग्जांपल 20 रुपए, और 20 रुपए में जो मैंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ली हुई है ना, वो मैंने वो ली हुई है जिसमें आइडल टाइम शामिल नहीं है, ठीक है। जितने घंटे वो काम कर रहा है उसी को यूज करके अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो वो ये सिनेरियो है, ठीक है। अगर तो ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर हमारे पास वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वेरिएंस हमारे पास कुछ ये होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब आप मुझे खुद सोच के बताएंगे, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री परचेज इज नॉट इक्वल टू इन्वेंट्री कंज्यूम्ड, हमने मटेरियल में किया था, ठीक है, ये वही वाला सिनेरियो है, उसी तरीके से उसी से मिलता जुलता है। तो सबसे पहली बात तो ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो सबसे आसान है ना। स्टैंडर्ड रेट क्या था, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, माइनस एक्चुअल रेट। अब मसला कहाँ पे आएगा, हम आवर्स कौन से लें, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ आवर्स आ रहे होंगे, एक है आवर्स पेड और एक है आवर्स वर्क, ठीक है। एक क्या है आवर्स पेड है और एक है आवर्स वर्क, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्चुअल आवर्स पेड लेंगे। हमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस चाहिए, हमें टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस चाहिए। तो हमने अपनी लेबर कॉस्ट को किस पे इनकर किया, पेड पे इनकर किया ना। हमने टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट इनकर कितनी की, और वो ऐसी बात है जितना हमने पेमेंट किया वो हमारी या पेमेंट है या करनी है या कर दी है हमारी, वो एक्चुअल कॉस्ट हुई ना। अब उसमें से आइडल कितना था, वर्क कितना था, वो तो बाद में जाके बाइफिकेशन होगा। तो टोटल लेबर कॉस्ट की बात करते हुए तो आपने पेड का ताल्लुक लेना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रॉ मटेरियल के केस में आपने रॉ मटेरियल परचेज लिया था कि आपकी एक्चुअल टोटल कॉस्ट कितनी है, आपने जितनी परचेज की है वो, यहाँ तक बात समझ आ गई। पेड में आइडल कॉस्ट शामिल होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। पेड में आपकी आइडल कॉस्ट शामिल होगी, है ना। पेड आपने किए हैं, आपने पेमेंट आप कर रहे हो दो चीजों के लिए, एक उनके लिए जिसपे आपने कुछ काम किया और एक उन आवर्स के लिए जिनमें आपने कोई काम नहीं किया लेकिन पेमेंट हो रही है उनकी, वो आइडल है। इज दैट क्लियर। तो टोटल आवर्स पेड में आइडल प्लस वर्क दोनों है, ठीक है जनाब। चलें, लेबर कॉस्ट वेरिएंस या तो इस तरह से होगा या फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस अब किस तरीके से होगा, इसको जरा देख लीजिए। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस होगा लेबर रेट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और अब इसमें एक और चीज आ जाएगी, वो क्या है, आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। आइडल टाइम वेरिएंस, अब यहाँ पे एक आइडल टाइम वेरिएंस नाम की भी चीज आ जाएगी। तो अब आपके पास टोटल जो है वो चार जो है वो फॉर्मूलाज बनेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं जरा लेबर रेट वेरिएंस पे, कॉपी भी करते जा रहे हैं ना साथ साथ। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, लेबर रेट वेरिएंस पे। अब लेबर रेट वेरिएंस में क्या है, हम अपने आप को स्ट्रीमलाइन करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का जो डिफरेंस है वो हमें इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। उसमें हमने फिक्स क्या रखना है, एक्चुअल आवर्स को फिक्स रखना है या स्टैंडर्ड आवर्स को फिक्स रखना है। तो आपने कहा जी उसमें हमने एक्चुअल आवर्स को फिक्स रखना है। तो सवाल वही आएगा कि जी एक्चुअल आवर्स पेड को फिक्स रखना है या एक्चुअल आवर्स वर्क को फिक्स रखना है, वो जरा आप देख लेते हैं। तो लेबर रेट वेरिएंस में सबसे पहले तो हमने कहा कि जी स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स पेड, यहाँ पे आपने पेड को फिक्स रखना है क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मटेरियल के केस में आपने परचेज को फिक्स रखा था, ठीक है। अच्छा जी, माइनस क्या लेंगे, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर पेड, सिंपल एज दैट। लेबर रेट वेरिएंस आपका आ गया, यहाँ पे आपने पेड शुरू ही आपने पेड से किया, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर, लेबर एफिशिएंसी। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हम कहेंगे यहाँ पे तो अब हमने आइडल टाइम को इग्नोर कर देना है क्योंकि आइडल टाइम तो हमारे कंट्रोल से वैसे भी बाहर है ना, लेबर के कंट्रोल में तो ये था ही नहीं। हमने तो अब फोकस उस पर ये करना है कि उसको कितने घंटे काम पे लगाने चाहिए थे और उसने एक्चुअली कितने घंटे काम पे लगाए। तो इधर तो अब हमारे पास जो आइडल है उसको तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा ना। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हमें क्या करना है, आवर्स के दरमियान डिफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है, कीपिंग रेट एज स्टैंडर्ड, है ना। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय, अब जरा मुझे सोच के बताएं क्या एक्चुअल आवर्स वर्क लेंगे या एक्चुअल आवर्स पेड लेंगे। अब यहाँ पे बेटा मनीबा यहाँ पे वर्क लेंगे ना, है ना। यहाँ पे अब हम क्योंकि अब हम एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं तो एफिशिएंसी में पहली बात तो ये कि जो आइडल टाइम था ना उसको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करना क्योंकि वो लेबर की एफिशिएंसी से रिलेट नहीं कर रहा, वो तो आउटसाइड ऑफ हिज कंट्रोल था। इज दैट क्लियर। तो अब हमें ये देखना है कि जितने घंटे उसने काम पे एक्चुअली लगाए वो क्या उसको लगाने चाहिए था या उससे कम ज्यादा होना चाहिए था। इज दैट क्लियर। तो अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा, अब आइडल टाइम वेरिएंस क्या होगा, आइडल टाइम वेरिएंस बहुत सिंपल है। आइडल टाइम वेरिएंस क्या है, आपको बेसिकली वो बताता है कि आपका आइडल टाइम कितना था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। आइडल टाइम इज बेसिकली व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर्स वर्क एंड एक्चुअल आवर्स पेड, है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली एडवर्स।
तो ये आइडल टाइम होता है ना आपका, पेड और वर्क के दरमियान जो डिफरेंस है, पेड ज्यादा होगा, वर्क कम होगा, है ना, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड से, ये आपका आ जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस। अच्छा, एक काम ये करें, जो दूसरा सिनेरियो है ना जहाँ पे आइडल टाइम इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो उसके फॉर्मूलाज लिख लें। मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगी तो उसके अंदर वो चीज जो है वो इसको भी उर्दू में बोलूं, उर्दू में इसको कैसे बोल सकती हूँ भाई, जितना आपका आइडल टाइम है उसका वेरिएंस कितना निकला। ऑडिट का टाइम हो गया, लेकिन मैं कह रही हूँ आप फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। अब जरा फॉर्मूला कॉपी कर लें जल्दी से, समझ फिर इनको कल कर लेंगे, ठीक है। 2.2 हमारे पास है, आइडल टाइम इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आइडल टाइम, अगर हमने अभी जो सिनेरियो पढ़ा वो है आइडल टाइम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, अभी हम देख रहे हैं आइडल टाइम इज इनकॉर्पोरेटेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो फिर हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है। जल्दी से कॉपी कीजिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। चलें काम करें, कल ही कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जरा होम असाइनमेंट नोट कर लें, होम असाइनमेंट आप नोट कीजिए। आपने इस चीज को समझने के लिए ना, इनकॉर्पोरेशन इन स्टैंडर्ड कॉस्ट या नो इनकॉर्पोरेशन इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, आपने पढ़ना है स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर, कौन सा पेज है ये, 341, पेज नंबर 341, ठीक है। इज इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाँ पेज नंबर, एक सेकंड, पेज नंबर, एक सेकंड, एक तो मैं आपको 341 बोला, एक है आपका 339, पेज नंबर 339 पे आइडल टाइम नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये तो वही वाला सिनेरियो जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। आइडल टाइम पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो आपने पढ़ना है पेज नंबर 341, पेज नंबर 341 पे वो सिनेरियो जो कि हमने कल अभी पढ़ना है, तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एग्जांपल 19 है यहाँ पे, वो आपने रीड करनी है। और अभी आज के लिए कोई होम असाइनमेंट नहीं है, होम असाइनमेंट आपको मिलना शुरू होंगे जब हम सारे ये मेजर जो हमारे वेरिएंसेस हैं उनको पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस में थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप अज्यूम कर सकते हैं कि कल से आपको होम असाइनमेंट्स मिलना शुरू होंगे थोड़े हैवी किस्म के, ठीक है। चलें, तो पेज नंबर 341 आपने रीड करना है। ओ, एक और चीज भी तो रीड करनी है, एक और चीज भी आपने रीड करनी है, और वो क्या है, वो है अपना, मैं भी आपको लिख देती हूँ, जो बैक हैंडबुक है उसके अंदर जो टेबल है, सेक्शन नंबर 5 है, उसमें आपने रीजन फॉर वेरिएंसेस देखने हैं, ठीक है। रीजन फॉर वेरिएंसेस देखने हैं लेबर तक के, मटेरियल के फेवरेबल और एडवर्स रीजंस के, एडवर्स वेरिएंसेस के क्या रीजंस हो सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, कल फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बैक हैंडबुक का सेक्शन नंबर 5, मटेरियल और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरहेड को अभी इग्नोर करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, मटेरियल और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर 341, तो स्टडी टेक्स्ट पेज 341 और बैक हैंडबुक सेक्शन 5, ठीक है, रीजन फॉर वेरिएंसेस। चलें जी, भाग जाएं ऑडिट के लिए। और मैंने आप लोगों को ग्रुप पे ये बात बता दी है कि मैं अब कल रात से मैंने जो है वो आप सबके जो प्राइवेट क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं प्राइवेट मैसेजेस में, वो मैं आंसर करना शुरू कर रही हूँ। एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे से अहमद हैं, जिनके पिछले भी काफी क्वेश्चन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो बेटा मैं आपके आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करती जाऊंगी, ठीक है। तो डोंट वरीज अबाउट दैट। और जिस किसी का मैं आज डे एंड तक नहीं रिस्पॉन्ड करूँ, तो वो मुझे काइंडली प्राइवेट मैसेज में एक रिमाइंडर डाल दे कि मैम आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया, हो सकता है कि वो मैंने रीड कर लिया हो, वो अनरेड में ना आ रहा हो, इस वजह से मेरे से मिस हो गया, ठीक है। या अगर मैंने किसी के पुराने क्वेश्चन आंसर नहीं किए, नए वाले आंसर कर दिए, तो वो पुराने वालों पे भी मुझसे जरा क्वेश्चन मार्क डाल दे कि मैम इसका आपने जवाब नहीं किया, ठीक है। चले जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।